नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का। इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी 4 खबरों के बारे में। बात होगी इन 4 खबरों के बारे में विस्तार से। तो खबरें आपको बताएं, सबसे पहले बात होगी मतदान की। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान चल रहा है। 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है। 89 सीटों पर आज मतदान जारी है। दूसरी बड़ी खबर, अब सच आएगा सामने। नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज कराया गया है। पूरी कहानी उसने बयां की है, कैसे इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया और कैसे अपने गुनाह के सुरागों को छुपाने की कोशिश की। तीसरी बड़ी खबर, जज का एमएमएस हुआ है वायरल। हाईकोर्ट का जज अपने चेंबर में अश्लील हरकतें करता वीडियो कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद दोनों पर ही कार्रवाई की गई है। और चौथी बड़ी खबर, भारत को शर्मसार करने वाली खबर, अतिथि देवो भव जिस देश में कहा जाता है वहां पर ही एक कोरियन लड़की के साथ सड़क पर अश्लीलता की गई, अभद्रता की गई, छेड़खानी की गई। और ये सब कुछ तब जब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। एक व्लॉगर है। चारों खबरों के बारे में बात करेंगे विस्तार से और शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। बात हो रही है गुजरात की, गुजरात चुनाव की। 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है ये गुजरात। बहुत बड़ा कहा जा रहा है गुजरात का ये पहले चरण का चुनाव। 89 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 19 जिलों में पड़ने वाले इन 89 विधानसभा सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। कच्छ, सौराष्ट्र सहित 19 जिलों की 89 निर्वाचन क्षेत्रों के साथ राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला आज 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। चुनाव में कुल 39 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 788 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें 718 पुरुष उम्मीदवार हैं और 70 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी की अगर बात करें तो राज्य में 27 साल के लंबे शासन को बनाए रखने के लिए आत्मविश्वास से भरी हुई है बीजेपी, जबकि कांग्रेस राज्य में अपने वनवास को खत्म करने के लिए बेताब है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आप एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश कर रही है और सत्ता में आने के लिए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस से मुकाबला करने को तैयार है। गुजरात में बीजेपी को सत्ता को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। तो आपके लिए लक्ष्य ये है कि एक और राज्य में पैठ बनाई जाए। सुबह पहले चरण के मतदान के लिए कड़ा मुकाबला देखने को यहां पर मिल रहा है। सुबह से ही लगातार वोटिंग परसेंटेज भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम वीआईपीज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। कई अनोखी तस्वीरें हमने देखी। इन लोक चुनावों में जो लोकतंत्र की ताकत है और जो खूबसूरती है, देखिए इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बोताड़ की तस्वीर है जहां पर एक लड़की अपनी शादी से ठीक पहले मतदान करने पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं पहले मतदान फिर जलपान, और उसी की तर्ज पर इस लड़की ने यहां पर पहले मतदान और उसके बाद कन्यादान का एक तरीके से सीख सभी को दी है। पहले अपनी शादी से पहले वो यहाँ पर मतदान करने पहुंची, अपनी शादी के जोड़े में ही मतदान करने पहुंची और उसके बाद जाकर फेरे लिए हैं। ऐसी कई अनोखी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई बुजुर्ग मतदाता हैं जो कि यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। यंग जनरेशन की अगर बात करें तो 5 लाख से ज्यादा यहाँ पर यंग जनरेशन के इस वक्त मतदाता है। ऐसे मतदाता जो कि देश के भविष्य हैं, उनकी सोच, उनका वोट बहुत मायने रखता है कि वो किस पर अपना दांव लगाते हैं, किसके वादों पर अपनी विश्वसनीयता दिखाते हैं, अपना विश्वास दिखाते हैं। खबर पर हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संदीप जी, गुजरात का ये चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, काफी बड़ा ये चुनाव माना जा रहा है। देखिए हो भी क्यों ना, क्योंकि 2024 की नींव रखी जा रही है, उसमें गुजरात चुनावों का बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है और खास तौर पर देखिए त्रिकोणीय यहाँ पर कई जगह पर मुकाबला होता नजर आ रहा है। बिल्कुल।
जहाँ से नींव रखी जानी है। और गुजरात चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात का बेटा आज देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश का प्रधानमंत्री है, जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो गुजरात का चुनाव आज से नहीं, पिछले 27 सालों से आप देखिए जिस तरीके से मोदी जी को प्यार मिला, वो 3 बार वहां के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद लगातार जब से वो देश में दिल्ली में पहुंचे हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो गुजरात ये जानता है कि वो अपने बेटे को देश के प्रधानमंत्री को कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी छवि एक इंटरनेशनल छवि है, पूरी दुनिया में मैसेज गुजरात देता है। तो मुझे लगता है कि जो आप त्रिकोणीय मुकाबला बता रहे हैं, वो त्रिकोणीय मुकाबला अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया था दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को रिप्लेस किया पंजाब के अंदर, लेकिन कहीं भी आम आदमी पार्टी बीजेपी को रिप्लेस नहीं कर पाई। इवन उत्तराखंड का चुनाव आपने देखा, जो 5 साल में हमेशा सरकारें बदल जाती थी, बीजेपी ने पंजाब उत्तराखंड के अंदर दोबारा से सरकार बनाई, उत्तराखंड भी और उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाई। तो नीतीश जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। जो ये टक्कर आपको दिखाई दे रही है, ये चुनावी घमासान दिखाई दे रहा है, ये आम आदमी पार्टी में कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है और आम आदमी पार्टी को वहां पे पैर जमानी है। बीजेपी जो सरकार है वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, क्योंकि बीजेपी पहले को जो गुजरात है, गुजरात ये जानता है कि भाई देश का जो प्रतिनिधित्व है वो आज गुजरात करता है, गुजरात का बेटा करता है, पूरी दुनिया में जो डंका बज रहा है वो गुजरात के नाम से बज रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके का कोई भी रिस्क लेंगे, और कोई भी सत्ता परिवर्तन के लिए कोई बड़ी मूवमेंट होती है, आप देखिए गुजरात के अंदर पिछले 27 सालों में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। एक मूवमेंट पाटीदार समाज की तरफ से हुई थी, आज वही पाटीदार समाज के जो नेता थे हार्दिक पटेल, वो बीजेपी के साथ है, वो नरेंद्र मोदी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार बिल्कुल सेफ है। ठीक है। और जिस तरह से इन चुनावों में गोधरा का जिक्र किया गया, राम मंदिर का जिक्र किया गया, क्या आपको लग रहा है कि पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है? देखिए नीतीश जी, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपके कोई कार्य ऐसे होंगे जो जो गोधरा का जिक्र आता है, आप ये देखिए गोधरा होने का मतलब था हिंदू मुस्लिम होना, कितने लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद आज तक वहां पे एक भी हिंदू मुस्लिम का राइट्स नहीं हुआ, एक भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। मेरा कितनी बार गुजरात जाना होता है, गुजरात आज मुझे बहुत अच्छा स्टेट लगता है, बहुत शांत स्टेट लगता है। हाँ। वहाँ के बच्चे बच्चियां रात में बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, शहरों में किसी तरीके का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। बात आती है राम मंदिर की, राम मंदिर एक कितना बड़ा मुद्दा था, एक सरकार ऐसी आई जिसने इस मुद्दे को सुलझा दिया। धारा 370 कितना बड़ा कलंक था देश के ऊपर, एक सरकार ऐसी आई कि उसको हटा दिया। तो जो चीजें देश के लिए की है, कोई भी सरकार करेगी वो उसका गुणगान करेगी। तो इन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, वो उसका गुणगान करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। और चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बात होगी श्रद्धा मर्डर केस की, जहां पर आरोपी आफ्ताब पूनावाला का आज नार्को टेस्ट हुआ है। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद आज उसका नार्को टेस्ट करवाया गया। आफ्ताब को दिल्ली पुलिस आज सुबह तिहाड़ जेल से लेकर अंबेडकर अस्पताल पहुंची। आपको बता दें कि आफ्ताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की और गुस्से में ऐसा किया। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने यह भी माना कि उसके और भी लड़कियों के साथ संबंध थे। आफ्ताब का मेडिकल होने के बाद सुबह करीब 10 बजे से उसका नार्को टेस्ट शुरू हुआ, जो कुछ ही घंटे में पूरा हो गया। आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है, हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। आफ्ताब पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद से नॉर्मल व्यवहार कर रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी आफ्ताब ने कबूल किया था कि उसने श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े जंगल में फेंके थे। आपको बता दें कि पुलिस को मेहरौली के जंगलों से शव के 20-25 टुकड़े और हड्डियां यहां से बरामद हुई हैं। एक जबड़ा भी मिल चुका है। इन सब की फॉरेंसिक जांच और डीएनए टेस्ट की जा रही है। पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल हथियारों को बरामद किया है। ये हथियार जंगल और आफ्ताब के फ्लैट में मिले हैं।
और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए एल एन राव साहब जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस के। सर, स्वागत है एफएम न्यूज पर आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी। राव साहब, हम लगातार देख रहे हैं कि अब तक जो रिकॉर्ड सामने आया है उसमें आफताब का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरह से उसने अंजाम दिया वो बेहद चौंका देने वाला है। बहुत शातिर अंदाज में उसने इसको अंजाम दिया। और आप देखिए, एक के बाद एक जब जांच हो रही है, जांच में उसने गुमराह करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार जांच के बाद वो बहुत ही नॉर्मल नजर आया है। ना हत्या के बाद, ना गुनाह को छुपाने की कोशिशों के बाद, ना इस जांच के बाद उसके व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है। देखिए, ये आफ्ताब बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि कोई ऐसा अपराध करने के लिए वैसे तो कोई आदमी को पहले किसी क्राइम में, छोटे मोटे क्राइम में इन्वॉल्व रहना एक जरूरी समझा जाता है, लेकिन जिस ढंग से इसने ये अपराध किया है, ये अगर ये इन्वॉल्व नहीं है, किसी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं है, तो लेकिन इसका दिमाग बड़ा सातिराना है और किस ढंग से प्लानिंग से सारा किया है, पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ अपने आप में सोची समझी साजिश मैं कहता हूँ, उसके हिसाब से इसने पहले मर्डर किया, फिर उसको बाद इस ढंग से वो बॉम्बे से दूर यहाँ दिल्ली ले आया ताकि कोई इसके बारे में ज्यादा जाने नहीं, और 6 महीने लगा दिए उसको पता लगने में कि इसका मर्डर किया है इसने। तो ये वाली बात भी इसे देखा। उसके बाद डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये एक टैक्स सेवी है, जिसे कहते हैं कंप्यूटर सेवी आदमी है। इसने पूरी सर्च की कैसे कैसे किस चीज से खून धोया जा सकता है, किस किस चीज से अगर हम रखेंगे तो उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, फ्रिज में रखेंगे, डीफ्रीजर में रखा, और इसके बाद सारी चीजें इसने प्लानिंग से किया। शातिर दिमाग है और मैं समझता हूँ इसने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल किया इस अपराध को करने के लिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी पहले अपराधी कोई अपराध ना किया हो तो ऐसा क्राइम ना करे। ये वैसे तो थोड़ा सा अपवाद लगता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई आदमी कई प्रीवियसली राव साहब, जो इसका व्यवहार है, क्योंकि कोई भी सामान्य इंसान, किसी ने अगर आवेश में आकर इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया हो, उसके व्यवहार में बदलाव आना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन इसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है, ना हत्या के बाद, ना जांच के दौरान, ना इन तमाम टेस्ट के दौरान। राव साहब, नार्को टेस्ट अब हो चुका है, अब अगली सीढ़ी क्या होगी इस जांच में? नार्को टेस्ट होने के बाद में जो आंसर्स आए हैं उसको, ये पुराने जो इंटरोगेशन इससे की है, क्वेश्चनिंग की है, उसके जवाबों से इसका मिलान किया जाएगा कि वो जवाब जो पहले क्वेश्चन किए वो जवाब और अब के जवाब ये सब बराबर है, तो फिर उसको देखा जाएगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। और जो जो सवाल अभी नार्को में जो पूछे गए उसके जवाब के हिसाब से आगे फर्दर तफ्तीश होगी। नार्को का मैं पहले बता दूं ये कि एक इन्वेस्टिगेशन करने का एक स्किल है, और वो इन्वेस्टिगेशन स्किल करके और इन्वेस्टिगेशन का टूल है, उसको इस्तेमाल करके ये आगे पुलिस ऑफिसर्स अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब पॉलीग्राफी टेस्ट और इससे पहले जो पूछताछ हुई है उन तमाम जवाबों को नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों के साथ मिलाया जाएगा और आगे इस कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। और चलिए, अब बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की, और बेहद हैरान कर देने वाली, निंदनीय ये खबर है। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट के एक एडिशनल सेशन जज का महिला स्टेनोग्राफर के साथ आपत्तिजनक वीडियो सामने आने पर न्यायपालिका सवालों के घेरे में आ गई है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए जज और महिला स्टेनोग्राफर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही सरकार से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ब्लॉक करने का भी आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने वीडियो पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश सुनाया है। ये वीडियो राउज एवेन्यू कोर्ट के एक जज का है। वीडियो में आरोपी जज अपने केबिन में एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा जा सकता है। ये महिला उसके स्टाफ में काम करने वाली बताई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में नजर आ रही महिला जज की स्टेनोग्राफर है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि वीडियो से व्यक्तियों के निजता के अधिकार की अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है, इसलिए इसे फैलने से रोका जाए। अदालत ने आरोपी जज और महिला स्टेनोग्राफर को भी सस्पेंड कर दिया है। अदालत ने इस वीडियो की जांच करने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। जज के चेंबर में ही वीडियो कैसे बना, इस बात की भी जांच की जाएगी।
और चलिए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। ये खबर मुंबई से है। मुंबई के खार इलाके से एक वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ दो युवक एक कोरियन लड़की को सरेआम बीच सड़क पर सबके सामने छेड़ रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक युवती साउथ कोरिया की रहने वाली है। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उसके साथ दो युवकों ने कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत की। ये घटना बुधवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दो युवक उसे बार बार गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे हैं। एक युवक ने कोरियन युवती का हाथ पकड़ा और उसे चूमने की कोशिश करने लगा। इस पर युवती ने उसे सख्ती से दूर रहने के लिए कहा। युवती ने अपने YouTube चैनल के लिए लाइव स्ट्रीमिंग इस दौरान की हुई थी जब इसके साथ ये पूरी घटना हुई। देखिए, ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो न सिर्फ महिलाओं की अस्मिता, उनकी गरिमा पर सवाल उठता है, बल्कि सवाल ये भी उठता है कि भारत, जिसको लोग बेहद हॉस्पिटेबल एक देश मानते हैं, जहां कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, हमारी उस संस्कृति पर भी सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। इन तस्वीरों में ये दोनों शख्स साफ नजर आ रहे हैं और जब कोई एक शख्स इस तरह की हरकत करता है तो देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में ये मैसेज जाता है कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है या फिर उस जगह पर इस तरह की घटना घटी थी। तो ये जो पूरी घटना है, ये सिर्फ इस महिला के लिए या मुंबई के लिए एक शर्मनाक घटना नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है, क्योंकि ये अपने जहन में इन कड़वी यादों को लेकर ये महिला, जो कोरियन महिला है, जो यूट्यूबर है, ये अपने देश जाएगी। साथ ही इस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जिन तमाम लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उनके बीच ये पूरा संदेश गया है, ये छवि देश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो के बाद भी जाहिर तौर पर अपने एक्सपीरियंस के बारे में ये महिला बात करेगी, ये लड़की बात करेगी और उस दौरान कई बातें सामने आएगी। इस बात का ख्याल रखा जाना बेहद ज़रूरी है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये घटना किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं हो रही है, ये एक व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है, बल्कि आप अपने देश की छवि दुनिया के सामने खराब कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये महिला कैसे आश्चर्यचकित हो गई थी और बहुत ही उसने दृढ़ता के साथ में उसको अपने से दूर खदेड़ा और उसे साफ मना कर दिया कि अपनी हद में रहे। लेकिन ये लड़के साफ इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। वो उसके बाद में बाइक पर आते हैं और फिर लड़की के साथ में जो है अभद्रता करते हैं और ये तस्वीरें लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान कैद हुई हैं। वो अपने चैनल के लिए यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और उस दौरान इन लड़कों ने इस महिला के साथ, इस कोरियन यूट्यूबर के साथ ये तमाम अभद्रता की है। हालांकि पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, कई सवालिया निशान खड़े करती हैं और हमें मजबूर करती हैं कि हम एक बार फिर सोचें कि किस दिशा में हमारा युवा बढ़ रहा है। क्योंकि जब विदेशी सैलानी आते हैं, उनके साथ कई तरह की घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं वो ये अनुभव लेकर अपने देश वापस जाते हैं, वहाँ कई और लोगों को भी बताते हैं। एक ऐसे समय जब भारत का कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, उस वक्त में जब दुनिया पर हम कह रहे हैं कि हम अपना परचम लहरा रहे हैं, दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, भारत तरक्की की राह पर है, उस वक्त हम अपनी सभ्यता का ऐसा परिचय अगर देते हैं तो ये बेहद शर्मनाक हो जाता है। हालांकि ऐसे पूरे मामलों में कार्रवाइयां भी की जाती हैं, लेकिन कार्रवाई होने से बात नहीं बन पाती। हम सबको ये देखना होगा। ये एक सड़क की तस्वीरें नजर आ रही हैं, एक पब्लिक प्लेस पर वो लड़की खड़ी है और यहाँ पर इन लड़कों ने महिला के साथ अभद्रता की है। आसपास से कई ऑटो गुजर रहे हैं, कई वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने इन लड़कों को रोकने की भी कोशिश नहीं की है और ये लड़के बहुत ही सहजता के साथ, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि वो कितनी अभद्र हरकत कर रहे हैं, कितनी बदतमीजी एक महिला के साथ में वो कर रहे हैं, वो भी एक विदेशी महिला जो उनकी मेहमान बनकर आई है और उनके देश में आई है। वो किस तरह की छवि लेकर जाएगी और इन लड़कों के साथ भविष्य में क्या होगा, इस बात का भी ख्याल नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके कई अंजाम हो सकते हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से ये लड़के हंसते नजर आ रहे हैं। एक बार बदतमीजी की, उसके बाद भी इन लोगों को एहसास नहीं हुआ कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये लड़के, जब वो यूट्यूबर आगे बढ़ रही है, उसके बाद फिर ये लड़के बाइक पर अपनी बैठते हैं और फिर उसके पास से गुजरते हैं, फिर उससे कुछ कहते हैं और महिला उससे बात कर रही है। और फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दें इजाजत।